नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी बरामद की गई है। संदिग्ध गाड़ी में जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कमांडो तैनात हैं और स्थानीय एटीएस भी पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर मुंबई पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची हुई है। जांच हो रही है। बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा हुआ है। गंभीरता स्थिति की आप समझ सकते हैं। एंटीलिया के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति, तस्वीरें आपके सामने। और एक पत्र भी मिला है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी है उसमें एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है साफ तौर पर कि अगर बम हम रखना जानते हैं तो हम उसे उड़ाना भी जानते हैं। साफ तौर पर धमकी दी गई। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे मुंबई चलते हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये कोई भूलवश नहीं है, बल्कि सीधे सीधे धमकी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिलेटिन की जो रॉड है वो स्वाभाविक तौर पर जाहिर है कि किसके लिए काम आती है, विस्फोटक के लिए आते हैं। और जो चिट्ठी है वो ये कहती है कि अगर हम बम रखना जानते हैं तो हम उड़ाना भी जानते हैं। मकसद क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, ये तो सीधे सीधे जाहिर सी बात है धमकी ही है कहेंगे, क्योंकि जो भी रखने वाला है वो पूरी तरीके से प्लान करके तरीके से रखा गया है कि किस तरीके से इसका मैसेज। देखिए, मुकेश अंबानी का घर के बाहर रखने का मकसद साफ है कि उस असातिर अपराधी को यह पता है कि किस तरीके से पूरे देश भर में न्यूज फैलेगी और किस तरीके से इसको बड़ा कवरेज मिलेगा और कैसे लोग डरेंगे और एक दहशत कैसे निर्माण होगा, यह जरूर कहीं कहीं उस सातिर अपराधी को पता है। और इसी बात का उसने अंदाजा लगाते हुए इस जगह पर ऐसा प्लान किया। उसके बाद यहाँ पर जो कार लाकर रखी हुई है, गाड़ी लाकर जो रखी हुई है, उसमें 20 जो जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई है। साफ समझ सकते हैं कि 20 छड़े का मतलब कि किस तरीके से बड़ा धमाका करने का इसका प्लान था। भले ही देखिए जो पत्र लिखा है, पत्र में लिखा है कि हम रखना जानते हैं तो उड़ाना भी जानते हैं। हालांकि उस पत्र को एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जांच पता लगातार तेज की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि उस जगह का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल चुका है। इस वक्त पुलिस एक अहम सबूत के तौर पर देख रही है, क्योंकि उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि उस कार को रखने वाला यानी उस गाड़ी को रखने वाला कौन वहां पे था, कब आया था, कितने बजे आया था। तमाम जानकारियां इस वक्त पुलिस इकट्ठा कर रही है। और अभिषेक, एंटीलिया के आसपास का पूरा इलाका काफी पॉश इलाका है और वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उस कार की तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंचा है। अभिषेक, क्या माना जाए कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है? अभी क्या हलचल चल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यह तो साफ है कि बम स्क्वाड दस्ता वहां पहुंचा हुआ है, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है, एटीएस की टीम पहुंची हुई है। सभी के लोग इस वक्त मौके पर हैं। यानी पुलिस की तरफ से देखिए अभी साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि हाँ, ऐसी कार बरामद हुई है, उसमें जिलेटिन मिला हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने खुद स्पष्ट किया है। तो यह अभी तक खतरा, बिल्कुल सही कहा आपने, खतरा अब तक नहीं टला हुआ है। लेकिन क्या वह विस्फोटक यानी विस्फोट हो सकता था क्या, इस बारे में जानकारी ली जा रही है। लेकिन तमाम मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। लेकिन जो बता दूं, जगह दर्शकों के लिए भी बताना जरूरी होगा कि जो जगह है, यह जो अंतिलिया यानी जिस रोड पर उसी रोड पर है, यानी ठीक अंतिलिया के नीचे या नहीं है, बल्कि कुछ दूरी पर लगाया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो कार का नंबर जो बताया जा रहा है, सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है, उस कार का नंबर और मुकेश अंबानी के घर पे जो कार एक यूज होती है उस कार का नंबर मैच खा रहा है, यानी उससे मिलता जुलता नंबर बताया जा रहा है। ऐसा भी जानकारी मिली है। और यही वजह है कि जब कार यहाँ पे खड़ी थी तो कई लोगों को शायद इस बात का भी डाउट था कि शायद मुकेश अंबानी की कार यहाँ खड़ी हो सकती है। तो तमाम जानकारियां लगातार पुलिस इकट्ठा कर रही है। लेकिन अहम सबूत के तौर पर सीसीटीवी का फुटेज मिल चुका है पुलिस को। पुलिस उस तरीके से जांच पता लगातार तेज कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे का मंसूबा क्या है, कौन हो सकते हैं, क्या वास्तव में सिर्फ डराना था या कि इसके पीछे कोई बड़ा संगठन है, कौन है। ये तमाम जानकारियां अब तक पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि एंटीलिया की वो तस्वीरें जहां पर फिलहाल मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस वहां पर पहुंच चुकी है। मुंबई
मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आमतौर पर इतनी सुरक्षा यहां पर नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये मकसद साफ तौर पर जाहिर है क्या कुछ कहता है, इसलिए संदिग्ध कुछ भी हो सकता है, इसलिए सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है। स्थानीय खुद आपने देखा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हां ऐसा है और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जब भी कोई गाड़ी इस तरह की घटना में शामिल होती है तो उसकी नंबर प्लेट वो नहीं होती है जो उस गाड़ी की होती है। और अभिषेक, आपने भी बताया कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट भी मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाले गाड़ियों के नंबर प्लेट से मैच खाती है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह माना जाए कि गाड़ी चोरी की होगी और उसमें नंबर प्लेट बना के लगाई गई होगी। लेकिन जो सीसीटीवी है, क्या उसका अध्ययन करने की कोशिश की गई है कि जितने भी लोग इस गाड़ी में मौजूद थे जब वो उतर कर गए होंगे तो उनके चेहरे ढके हुए थे, या किस तरह की जानकारी मिल पा रही है प्राथमिक तौर पर? बिल्कुल, जैसा कि देखिए अभी तक पुलिस से देखिए लगातार जांच पता लगातार तेज चल रही है और अभी तक पुलिस ने यह कंफर्म नहीं किया है कि उसमें कार रखने वाले कितने बजे आए, कितने बजे वो उतर के गए, कितने लोग उस कार में मौजूद थे। यह जानकारी लगातार पुलिस के द्वारा अभी तक आनी बाकी है, क्योंकि देखिए मामला काफी गंभीर है और देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर इस तरीके से बरामद होना, क्योंकि देखिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन लगातार अभी चल ही रहा है, उस दौरान तमाम बड़े पैमाने पर इस उद्योगपति मुकेश अंबानी के बारे में लगातार कई सारे लोग आरोप लगाते रहे हैं, सरकार से मिली भगत की तमाम बातें करते रहे। देखा तो कहीं न कहीं इससे जोड़कर देखा जा रहा है क्या किसान आंदोलन जो चल रहा है देश भर में, कहीं न कहीं क्या इसके पीछे बड़ी शरारत हो सकती है क्या? देखिए यह कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना, किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभिषेक जल्दबाजी होगी। जांच का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो खतरा भी पूरी तरीके से नहीं टला है, लेकिन सबसे पहले इस गाड़ी पर किसकी नजर गई? क्या आते जाते राहगीरों ने इसे देखा, उसके बाद सुरक्षा बल को खबर दी गई, या फिर पहले पुलिस की नजर पड़ी इसके ऊपर? अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक क्या बता पाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी जो कंट्रोल रूम को गई है वह बल्कि मुकेश अंबानी के घर के द्वारा ही गई, यानी मुकेश अंबानी के जो सिक्योरिटी जो काम करते हैं सियासत के जवानों द्वारा ही कंट्रोल रूम को बताया गया कि यहाँ पे एक संशयित गाड़ी बरामद हुई है, पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस मौके पहुंची है और तब जाकर इसका तलाशी ली गई हो, मालूम पड़ा। उसके बाद यहाँ पे बम स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड हर कोई यहाँ पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि देखिए जो पूरा एरिया है, जो आपको समझाना चाहूँ कि जसलोक हॉस्पिटल जो मुंबई में पेडर रोड इलाके में है, उसके ठीक पीछे इलाका जो है वह कार्माइकल रोड कहा जाता है, पेडर रोड के इलाके के ठीक पीछे का। और उसी रोड पर बहुमंजिला जो इमारत है मुकेश अंबानी का वह यहाँ पर स्थित है और जहां पर मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ रहा करते हैं। और उस रोड पर चूंकि ऐसे ही वहां पर भारी पैमाने में सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंजाम होते हैं, भले देखिए जेट प्लस सिक्योरिटी मिली है मुकेश अंबानी को, प्राइवेट सिक्योरिटी जो उनकी होती है वह भी बाहर रोड के बाहर यानी उनके घर के बाहर रोड पर लगातार काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उन्हें इस बात की जानकारी लगी और क्योंकि काफी देर से कार खड़ी थी, क्योंकि उस रोड पर कार पार्किंग का इजाजत नहीं है, क्योंकि रोड पर जो है पूरा वन वे है, तो कार पार्किंग वहां पे कोई नहीं कर सकता है और काफी देर से कार पार्किंग ये थी। तो इसी बात का लगातार उन्हें अंदेशा हुआ, इसलिए पुलिस को उन लोगों ने बताया। पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के बाद जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि उसमें जिलेटिन रॉड है और उसमें एक चिट्ठी भी मिली है जो साफ तौर पर संकेत बताती है कि एक तरह से धमकी है। अब धमकी के पीछे कौन है, इसका मकसद क्या है, इसके लिए पुलिस बहुत विस्तार से अध्ययन कर रही है, जांच भी कर रही है, उसके बाद इस बात का खुलासा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक का, इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के खतरे की। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम बनाए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडेंस फॉर इंटरमीडियरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के तहत अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को क्लासिफाई करना होगा कि वो किस कैटेगरी में है और किस उम्र के यूजर उस कंटेंट को देख सकते हैं। ये नियम इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज सभी पर लागू होंगे। अडल्ट कंटेंट परोसने से पहले नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अब इसे ए रेटिंग देनी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नए नियमों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की आजादी खत्म हो जाएगी? इस रिपोर्ट से समझिए। हेलो, कौन? कैतुंडे भाई, आओ, कहाँ हो आप? तो भोगने के लिए अपने स्थान पर राजा के लिए नई नई रानियां लाती हूं। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि पति को संतुष्ट कैसे करना है।
तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है कि ये तमाम प्लेटफॉर्म इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे और इसके बाद जो अनावश्यक विवाद इनके जरिए उठते थे उन पर अब लगाम कस सकेगी। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की नकेल कसने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत के निपटारे के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, हमको बताना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल के बारे में कहा कि उनके यहाँ खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होते हैं, वैसी ही व्यवस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए होनी चाहिए। इस पर दिखाए जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से होना चाहिए। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। वो प्रोग्राम कोड आएगा जो टीवी वालों को है, सीरियल्स वगैरह सब चलते हैं। सिनेमा के लिए हम अभी सेंसर बोर्ड उसमें नहीं ला रहे कि 13, 16 प्लस एंड ए फिल्म्स कौन से, और घर में भी देखा जाता है तो घर में बच्चे ये नहीं देखेंगे। इसकी एक सुचारू व्यवस्था वो प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी है। बीते कुछ वक्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर कई मर्तबा बवाल हुआ है। ऐसे में आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें आखिर क्या है। पहली गाइडलाइन, ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारियां देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी देना जरूरी होगा। दूसरी गाइडलाइन, शिकायतों के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। इन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर इसी कद का कोई व्यक्ति लीड करेगा। तीसरी गाइडलाइन, अगर किसी मामले में तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है तो इसके लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो इस तरह के मामलों को देख सके। चौथी गाइडलाइन, फिल्मों की तरह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी कौन सा कंटेंट किस आयु वर्ग के लिहाज से उचित है। इसे 13 प्लस, 16 प्लस और ए कैटेगरी में बांटा जाएगा। पांचवी गाइडलाइन, पेरेंटल लॉक, यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अभिभावक अपने बच्चे के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सके जो ठीक नहीं है। सरकार ने कहा कि ओटीटी हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारे सामने शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में व्हाट्सएप यूजर्स 50 करोड़ हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स एक्टिव हैं। इन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई हैं। ये चिंताजनक बात थी, इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया। आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट, कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो अगले 3 महीने में लागू कर दिए जाएंगे ताकि उन्हें अपना मैकेनिज्म सुधारने के लिए वक्त मिल सके। ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए कानून उसी दिन प्रभाव में आ जाएंगे जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने सोशल मीडिया के लिए कोड एथिक्स भी जारी किए हैं।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां भारत में बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून मंत्री ने कहा कि ऐसी चीजें सोशल मीडिया से आ रही हैं जो समाज के लिए खतरनाक हैं। हमें ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बॉर्डर पार से भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में ये गाइडलाइंस जरूरी थी। प्रभु, कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए। आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। सोशल मीडिया को लेकर पिछले तमाम महीनों से कहें कई सालों से लगातार मांग हो रही थी कि इस पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक पे जो कोई भी तमाम अनाप शनाप तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही थी, लगातार वीडियो जा रहे थे, उसको लेकर लगातार सरकार से मांग उठ रही थी कि इस पर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल के साथ साथ सोशल मीडिया के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। बीते काफी वक्त से असामाजिक तत्व फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हिंसा फैलाने, किसी धर्म विशेष के बारे में गलत बातें लिखने और बोलने का माध्यम बना लिया है। सरकार ने इसे लेकर भी चिंता जाहिर की है। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swore the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. सरकार की ओर से यह साफ कह दिया गया कि सोशल मीडिया के लिए भी एक वॉच डॉग की जरूरत है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए देश में किसी भी तरह का गलत कंटेंट पोस्ट न किया जाए। सरकार ने सोशल मीडिया के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, अब वो भी समझ लीजिए। पहली गाइडलाइन, सोशल मीडिया यूजर्स करोड़ों की तादाद में हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इन यूजर्स को अपनी शिकायत के निपटारे के लिए एक फोरम मिले। दूसरी गाइडलाइन, अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह जानकारी साझा करनी होगी। तीसरी गाइडलाइन, ये व्यवस्था केवल भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों, रेप, यौन शोषण जैसे मामलों में लागू होगी। चौथी गाइडलाइन, हम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स के आंकड़े बताएंगे। इन प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा, एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उसका नाम भी बताना होगा। पांचवी गाइडलाइन, इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। छठवीं गाइडलाइन, यूजर के सम्मान, खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में, अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करता है तो आपको शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। सातवीं गाइडलाइन, इन कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायत आई है और उन पर क्या कार्रवाई की गई। आठवीं गाइडलाइन, अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी। ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी, तब हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो अगले 3 महीने में लागू होने हैं, क्योंकि इसके लिए खास तरह के मैकेनिज्म पर काम करना होगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि नोटिफिकेशन जारी होते ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स को इसे सख्ती से मानना पड़ेगा। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए नई गाइडलाइन जारी करने से पहले सूचना प्रसारण और कानून मंत्रालय ने कई अहम चीजों को ध्यान में रखा। ग्राफिक के जरिए अब उसे ठीक से समझ लीजिए, हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल की तरह करोड़ों लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जो प्रेस से आते हैं उन्हें प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना होता है, पर डिजिटल मीडिया के लिए बंधन नहीं होता है। टीवी वाले केबल नेटवर्क एक्ट के तहत कोड फॉलो करते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा नियम नहीं है। सरकार ने सोचा कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ही न्यायिक व्यवस्था हो। कुछ नियमों का पालन सभी को करना होगा और व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए दोनों सदनों में ओटीटी पर 50 सवाल पूछे गए। इसके बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ओटीटी से जुड़े सभी लोगों की मीटिंग्स बुलाई गई। सेल्फ रेगुलेशन की बात कही गई।
पर यह हो नहीं पाया। दूसरी मीटिंग में सरकार ने 100 दिन के भीतर व्यवस्था करने की बात कही, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने सभी मीडिया के लिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम तैयार करने की सोची। मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। सरकार का मानना है कि आजादी जिम्मेदारी के साथ मिलनी चाहिए और उसी दिशा में ये कवायद की जा रही है। और आइए अब बात करते हैं चीन की। जी हां, दुनिया का कोई भी मुल्क चीन पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि चीन कभी अपनी बात पर नहीं खरा उतरता है। लेकिन जब चीन अचानक डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ तो पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब चीन ने शांति बहाली के लिए कुछ किया हो। लेकिन ये चीन का सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि सैटेलाइट से मिली हालिया तस्वीरों ने चीन के दोहरे चरित्र से फिर पर्दा उठा दिया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए। एलएसी पर बुरी तरह पिटने के बाद चीन की सेनाएं पैंगोंग से उल्टे पांव लौट चुकी है। सीमा पर बाकी जगहों से भी चीन अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर चुका है। दूसरे विवादित मुद्दों पर भी चीन का रुख नरम है, लेकिन क्या चीन की नीयत भी साफ है? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सैटेलाइट से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर चीन के 1962 वाले धोखे की याद आ जाती है। अब बिना देर किए सबसे पहले सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें रुटोंग काउंटी की हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन की नीयत पर शक इसलिए गहरा जाता है क्योंकि इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि रुटोंग काउंटी में चीन ने जबरदस्त सैन्य जमावड़ा कर लिया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में रुटोंग मिलिट्री गैरिसन दिखाई दे रहा है, जिसमें कंटेनर जैसी चीज रखी है। ऐसे कंटेनर सैन्य बेस में हथियार और गोला बारूद रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा भी चीन ने यहाँ बहुत से नए निर्माण किए हैं। इस तस्वीर में एक जगह पर काफी टेंट नजर आ रहे हैं। ये टेंट सैनिकों के रहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। माना जा रहा है कि एलएसी से लौटे चीनी सेना को यहीं पर रोक कर रखा गया है। अब रुटोंग काउंटी क्या है, किस इलाके में है, वो समझिए। भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रुटोंग काउंटी बेस बनाया गया था। पेंगोंग लेक से रुटोंग काउंटी की दूरी महज 100 किलोमीटर है। तनाव बढ़ा तो चीनी सेना को रुटोंग से गोला बारूद पहुंचाया जाएगा। रुटोंग से फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चीन 1962 में भी पीछे गया था, फिर धोखे से हमला किया था। एलएसी पर 9 महीने की तनातनी के बाद चीन की सेना ने हारकर अपने कदम जरूर पीछे खींचे हैं। लेकिन क्या चीन के इरादे भी नेक हैं? कहीं चीन कोई चाल तो नहीं चल रहा? चीन के चाल और चरित्र को देखते हुए ये सवाल तो शुरू से उठ रहे हैं, लेकिन अब इन सैटेलाइट तस्वीरों ने शक और पुख्ता कर दिया है। चीन ने रुटोंग बेस को डोकलाम विवाद के बाद विकसित किया था। जाहिर है उसका मकसद इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का है, यानी अगर तनाव बढ़ा तो चीनी सेना को गोला बारूद और हथियारों के साथ एलएसी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो भले ही चीनी सेना पीछे हट गई हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और खतरे की। वो भी पीछे हट गया था, फिर वापस आ रहा है।